Assalamu alaikum everyone. Today we are going to start with essay writing. What is essay? ये तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. एक पहली वीडियो हम बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा. बस essay क्या है और essay राइटिंग क्या है, इससे रिलेटेड आज कुछ गुफ्तगू करेंगे, कुछ बातें करेंगे. What is an essay? Just to give it a short review, an essay is a piece of writing that is written to convince someone of something or to simply inform the reader about a particular topic. कुछ भी आप लिख रहे हो या फिर कुछ भी आप किसी को बताकर कन्विंस करना चाह रहे हैं, और या फिर सिंपल अल्फाज में आप अपना कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी बात जो है वो किसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, उसको हम ऐसे कहेंगे. अब द पॉइंट इज हाउ टू राइट एन ऐसे. ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है. ठीक है, हाउ टू राइट एन ऐसे. ये कुछ काइंड्स हैं जो हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. सिर्फ एक फ्लैशबैक के लिए आपको दोबारा बता रहा हूँ. इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं. काइंड्स ऑफ ऐसे पर डिटेल उस पर बातें हुई हैं, उसमें काफ़ी काइंड्स को डिस्कस किया गया है. नरेटिव ऐसे. नरेटिव ऐसे जो है ये हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन नरेटिव ऐसे एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी होगी, अ काइंड ऑफ स्टोरी होगी, अ नरेशन फॉर्म होगी, जिसमें रीडर जो है वो कुछ पढ़ रहा होगा और राइटर इन सच फॉर्म नरेट करता है कि रीडर उसको मुकम्मल तौर पर अंडरस्टैंड करे. डिस्क्रिप्टिव. डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है जब ऑथर या ऐसे राइटर जो है वो किसी चीज़ की डिस्क्रिप्शन कर रहा हो, मे बी राइटिंग अबाउट अ म्यूजियम, मे बी राइटिंग अबाउट सम पर्सनालिटी और टीचर और एनीथिंग, वो डिस्क्रिप्टिव में आएगा. ठीक है. आर्ग्यूमेंटेटिव में आर्ग्यूमेंट्स साफ ही पता चल जाता है कि टॉकिंग अबाउट आर्ग्यूमेंट्स. आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, क्या आर्ग्यूमेंट्स हैं, ठीक है, इस पर बात होगी. रिफ्लेक्टिव में रिफ्लेक्शन ऑफ आइडियाज. ऑथर अपनी तरफ से रिफ्लेक्शन करता है, रिफ्लेक्ट करता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सप्रेस करता है फॉर द रीडर टू रीड इट, ताकि वो उसको देखे, उसको सुने, उसके बाद उस पर अपना ओपिनियन बिल्ड करे. ठीक है. तो ये कुछ की कुछ 3-4 किस्म की काइंड्स हैं जो हमने डिस्कस कर ली. नाउ इंट्रोडक्शन. आप जब ऐसे लिखते हैं तो किन चीज़ों को फॉलो करते हैं? बेसिकली ऐसे राइटिंग के अंदर 3 चीज़ें जो हैं वो फॉलो होती हैं. एक कहलाता है इंट्रोडक्शन, दूसरा कहलाता है बॉडी, और जो थर्ड है वो कहलाता है कंक्लूजन. तो टॉप हेडिंग्स में इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. लेकिन ऐसे सिर्फ इन 3 चीज़ों पर कंसिस्ट नहीं करता, बट कुछ और बीच में डिटेल्स भी हैं जिसको हिस्सा बनाया जाता है इसका. जैसे कि इंडेंटेड. अब इंडेंटेड किसे कहते हैं? आप लोगों ने शायद ये पहली दफ़ा सुना हो लफ्ज़. जब भी आप कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं इंग्लिश राइटिंग में स्पेसिफिकली, तो आप 1 वर्ड गैप छोड़ते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अ पर्टिकुलर ऐसे दैट यू शुड डेफिनेटली पुट इट. ओके. अब जब ये लिख लिया तो इंट्रोडक्शन किस तरह का होना चाहिए, किस किस्म का होना चाहिए, किस पैटर्न को फॉलो किया जाए एक इंट्रोडक्शन में. याद रखें, अगर आप एक क्रिएटिव राइटर हैं तो आपके ऐसे की वाह वाह होगी, आपके ऐसे को पसंद किया जाएगा, आपके ऐसे को अप्रिशिएट किया जाएगा, और आपकी क्रिएटिविटी जो है वो आपकी शक्ल से तो नहीं दिखनी है. तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज सच काइंड ऑफ वर्ड्स कि वो आपको एक क्रिएटिव राइटर बनाए. ठीक है. अब वो क्रिएटिव राइटिंग क्या हो सकती है उसके ऊपर भी थोड़ी डिस्कशन हो जाएगी.
अच्छा, दूसरा फॉर्म ऑफ राइटिंग ये है, जैसे अब आप कुछ अगर लिखते हैं, कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ करते हैं जिससे रीडर जो है वो इम्प्रेस हो जाए। जैसे आप अगर ऐसे लिख रहे हैं मॉर्निंग वॉक पर, तो अगर आपने सिंपल ये लिखना शुरू कर दिया कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो याद रखिएगा कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग वाला कॉन्सेप्ट तो सभी लिखते हैं, हर कोई उसी को फॉलो कर रहा है। तो आपके अंदर यूनिकनेस क्या है, आपके ऐसे के अंदर क्या ऐसी यूनिकनेस है जिसको पसंद किया जाए? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग तो सभी कर रहे हैं, तो आप ये लिख सकते हैं द अर्ली मॉर्निंग ब्रीज व्हेन enters my windows of the bedroom I feel alive। सो दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट जो आप यूज़ करते हैं, और जब आप ऐसे ही अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी वो राइटिंग जो है वो पसंद की जाती है, वो अच्छी लगती है। ठीक है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन भी आप दे सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे रिलेटेड आप बात कर रहे हैं, चाहे वो पर्सन है उससे रिलेट करके कुछ बात लिखें। अगर किसी इवेंट पे बात कर रहे हैं तो उस इवेंट के बैकग्राउंड को मेंशन करें। ये वो टेक्निक्स हैं स्पेसिफिकली जो आपके ऐसे को इम्प्रेसिव बनाएगी। या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़, की नोट्स, याद रखिएगा, इसको की सेंटेंसेस भी कहते हैं, इसको की नोट्स भी कहते हैं, इसको पायलट सेंटेंस भी कहते हैं। जो आप यूज़ करते हैं किसी भी ऐसे को लिखने के लिए, इसको की सेंटेंस भी कहते हैं, टॉपिक सेंटेंस भी कह सकते हैं, और पायलट। अब ये पायलट सेंटेंस जो है ये वो बेसिकली वो मेन आइडिया है जिस पर आप लिखना चाह रहे हैं, लेकिन इस तरह बात करें कि वो रीडर समझे कि आपने उसके लिए मेंशन नहीं किया, बल्कि ये बीच में आ गया आपकी गुफ्तगू में। सो व्हेन यू राइट इन अ मैनर, दिस राइटिंग पैटर्न शुड बी लाइक दिस, कि वो समझे रीडर कि ये बीच में ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुका है। ठीक हो गया? Now let's move on to the second one. The important thing is how to write an introduction. अब ये जो हमने लिखा ये भी उसका हिस्सा है और ये भी उसका हिस्सा है। अब ये वो वर्ड्स हैं जो आप इंट्रोडक्शन के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि today I'm gonna discuss this, ये today the point which is being observed, या फिर nowadays, इस तरह के वर्ड्स का स्टार्ट लें, these days। और या फिर आप जब ऐसे स्टार्ट करते हैं तो फिर आप इस तरह भी स्टार्ट कर सकते हैं विद अ क्वेश्चन। नाउ लेट्स डिस्कस हाउ टू राइट एन इंट्रोडक्शन। सी, we just discussed some important things regarding essay introduction, but this is how we write it। तो कुछ ऐसे वर्डिंग्स होती हैं जो अब आप उसके लिखना शुरू करेंगे तो वो आपके ऐसे को इंतहाई इंटरेस्टिंग बना देगा। देखिए, ऐसे बहुत होते हैं, लेकिन सिर्फ वही ऐसे इंटरेस्टिंग होता है, वही ऐसे जो है वो ज़्यादा पसंद किया जाता है जिसके अंदर कुछ ऐसे तरीके से लिखा जाए जो बाकी पुराने तरीकों से थोड़ा सा यूनिक हो, थोड़ा सा डिफरेंट हो। जैसे कि टुडे, अब आप जब टुडे से लिखेंगे कि टुडे द थिंग्स हैव बीन डिफरेंट एज कंपेयर टू द पास्ट, अगर आप किसी चीज़ से के हवाले से लिख रहे हैं तो इस तरह से अल्फाज का इस्तेमाल करें, जैसे नाउ डेज, दीज डेज। या फिर जो ज़्यादा अच्छा है कि आप जो रीडर है उसके दिमाग में एक क्यूरियोसिटी पैदा करें, तजस्सुस पैदा करें, ताकि वो आपके ऐसे को सुने। तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं कि विद अ क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी एक सवाल बीच में डाल दें, और उस सवाल के साथ जब आप लिखेंगे तो दैट विल बी मोर एंड मोर अपीलिंग एंड इंटरेस्टिंग। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप बीच में ये ऐड करें कि इट इज़ ऑफन सेड दैट, मतलब आपने मुख्तलिफ अंदाज से अपने ऐसे को डेवलप करना है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात हो रही है ना, तो इंट्रोडक्शन में आप इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इशू ऑफ प्रेजेंट टाइम इज यूज ऑफ इंटरनेट, बट टू डिस्कस दैट आइदर द यूज इज पॉजिटिव और द नेगेटिव। ठीक है, या फिर इसके साथ साथ ये भी हो सकता है कि टू हाईलाइट द करंट सिचुएशन, मतलब आज की मौजूदा सूरत हाल को समझना, ये भी ज़रूरत है, कोई भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड ना। इसी तरह अगर आप लिखना चाहते हैं कोई क्रिएटिविटी के अंदर, क्रिएटिव अंदाज में लिख रहे हैं, एक क्रिएटिव चीज़ लिख रहे हैं,
तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ब्यूटीफुल पीपल आर रेयर, सी ब्यूटीफुल पीपल आर रेयर बट ब्यूटीफुल माइंड आर रेयरेस्ट। तो ये तभी मुमकिन है कि जब आप किसी डिस्क्रिप्टिव एसे में काम कर रहे हो, किसी पर्सन की बात कर रहे हो, ठीक है ना। जब आप किसी पर्सन की बात कर रहे होते हैं तो फिर आप इस तरह डिस्क्रिप्टिव अंदाज में लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन के बाद जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है बॉडी। अब बॉडी ऑफ एन एसे हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस। अब ये डिफरेंट पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हो सकती है, पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3, एंड इट डिपेंड्स कि आप कौन से लेवल के लिए लिख रहे हैं। देखिए ऐसे एक ऐसी चीज़ है जो क्लास 9th में भी लिखा जाता है, 10th में भी लिखा जाता है, कॉलेज में भी लिखा जाता है, और फिर यूनिवर्सिटी में भी लिखा जाता है, और हर स्टेज पर इसका आपको मेथड का पता होना ज़रूरी है, तरीक़ेकार कैसे किया जाता है, कैसे अटेम्प्ट किया जाए, बेहतर तरीका क्या है। ये सारी चीज़ें आपके लिए इंफॉर्मेशन रखती हैं, इंपॉर्टेंट रखती हैं, इसलिए आपको इसका जानना ज़रूरी है। सो पैराग्राफ नंबर 1, इन फर्स्ट पैराग्राफ वी राइट द मेन आइडिया ऑफ द टॉपिक। सी जो आप टॉपिक डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो आप डिस्कस करना चाह रहे हैं उनको आप पहले पैराग्राफ में मेंशन करेंगे, ताकि रीडर जो है ना, देखिए गौर से सुने, समझें, हमारा काम है रीडर को का इंटरेस्ट डेवलप करना। अगर आप एक बोरिंग अंदाज में ऐसे लिखेंगे तो रीडर आपके टेस्ट पर, आपके जो ऐसे है उस पर तवज्जो क्यों दे, ठीक है। सो द फर्स्ट लाइन ऑफ ऑल पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट भी पैराग्राफ की, हर पैराग्राफ की लाइन इंपॉर्टेंट होती है और लास्ट भी पूरी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा, क्योंकि फर्स्ट पे उसकी पहली तवज्जो जाती है, फिर मिड में उसकी तवज्जो इतनी ख़ास नहीं होती, और फिर आखिरी लाइन पे गौर से देखेगा कि आप अपने इस पैराग्राफ को एंड किस तरह कर रहे हैं। तो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट लाइन शुड डेवलप क्यूरियोसिटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सुन ले। अच्छा, आपकी फर्स्ट लाइन जो है वो क्या डेवलप करे, वो क्यूरियोसिटी डेवलप करे। ये इंतहाई ज़रूरी है कि जब आप लिख रहे हों तो पहली लाइन क्या डेवलप करे, क्यूरियोसिटी डेवलप करे कि आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, किस तरह लिख रहे हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। अच्छा, फिर उसके बाद ऐड एग्जाम्पल, शॉर्ट एक्सपीरियंसेस, शॉर्ट नोट। अब आपने पैराग्राफ को इंटरेस्टिंग बनाना है, आपने उसका पॉइंट डेवलप करना है, इंटरेस्ट, तो आपने क्यूरियोसिटी डालनी है। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला है, रीडर आपके काम को क्यों पढ़े, कोई तो रीज़न होना चाहिए ना। आप सब पेपर कर रहे हैं, आप सब के पेपर जो हैं उसमें सब में ऐसे है, टीचर ने चेक करने हैं 50, 55 अराउंड इस तरह के ऐसे चेक करने हैं, वो आपका ऐसे क्यों पढ़े, रीज़न, लॉजिक, ठीक है, दैट्स नेसेसरी ना। तो वाई इट इज़ नेसेसरी, बिकॉज आपने अब तो एक तो करना भी है, तो वो आपका इंटरेस्ट डेवलप इसलिए भी हो करे। आप जब इंटरेस्ट डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली आपके ऐसे को पढ़ेगा, सुनेगा, तवज्जो देगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें आप कोई चुटकुला भी डाल सकते हैं, अब छोटा मोटा कोई इवेंट मेंशन कर सकते हैं, कोई सिचुएशन डिस्कस कर सकते हैं, कोई जोक सा लिख सकते हैं, कोई शॉर्ट स्टोरी सी मेंशन कर सकते हैं जो कि आपके उस टॉपिक से रिलेटेड हो समहाउ, और फिर आपको बता रही हो, एक एग्जांपल डेवलप हो जाए कि जी ये काम पॉसिबल है, ठीक है ना। और फिर एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, यूनिटी ऑफ ऑर्डर शुड बी मेंटेन्ड, रिमेंबर, ओके, यूनिटी ऑफ ऑर्डर शुड बी मेंटेन। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आप ऐसा ना हो कि फ्लो ऑफ राइटिंग में चल रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, जी लिख रहे हैं, जी लिखा जा रहा है, जी लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है। अब इस लिखने के चक्कर में आप भूल जाएं कि असल बात क्या थी, इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, किसको डिस्कस करना था, मकसद क्या था, वो आपसे कहीं आगे पीछे हो जाए। तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया, ये बीच में कहीं भी नहीं होना चाहिए। चल, आई होप कि आपको ये समझ आ गया हो, पैरा बॉडी का फर्स्ट पैरा समझ आ गया हो। अच्छा, अब इसमें आप जब लिख रहे हैं तो अब लिखने में फॉर एग्जांपल लेट्स से कि अब आप कहते हैं कि सर हम तो कोई हिस्टोरिकल इवेंट लिख रहे हैं, या हम तो फॉर एग्जांपल लिख रहे हैं किसी हिस्ट्री के बारे में, किसी चीज़ की। तो जब आप इस तरह की किसी
ऑल मॉन्यूमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, हिस्टोरिकल प्लेस डिस्कस करते हैं, कोई इवेंट डिस्कस कर सकते हैं, तो कोशिश कीजिए कि उसको उसका लिखने का अंदाज जो है ना आपका, वो क्रोनोलॉजिकल होना चाहिए। क्रोनोलॉजिकल किसे कहते हैं? इवेंट्स पे बेस्ड। मतलब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, तो 1948 में हम जो है हम जंग में गिर चुके थे, कश्मीर की जंग में, और वही 1948 में कायद आज़म जो है वो भी 25 दिसंबर को डाइड। सो इसके बाद फिर क्या हुआ, कैसे इवेंट्स आए, फिर एक एक करके, ये क्रोनोलॉजिकल मैटर करता है। जब डेट्स के साथ आप लिखते हैं, आपके ऐसा जो है ना वो इम्प्रेसिव लगता है, पसंद किया जाता है, अच्छा लगता है। दूसरी चीज़, अगर आप बीच में ये अल्फाज लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, या फिर ये लिखते हैं कि रिसर्च हैज़ फाउंड दैट, ये भी फायदेमंद है, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे करते हैं कि दीज आर द मेनी पीपल, या देर आर थिंग्स, या इस तरह करके आप बात करेंगे तो वो भी फायदेमंद होगा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद सेकंड पैराग्राफ की बात करते हैं। सेकंड पैराग्राफ में हमारे पास क्या आता है, आपने किस तरह लिखना है। पैराग्राफ तो वैसे ही लिखना है, लेकिन कोशिश करनी है कि डिफरेंट फ्रेजेस का इस्तेमाल करें। वो ऐसा ना हो कि जो अल्फाज आप पहले पैराग्राफ में लिख रहे थे वही दोबारा दोबारा रिपीट करो। चीज़ों को मोनोटोनियस नहीं होना चाहिए, याद रखिए। अच्छा, चीज़ें कैसी ना हो, मोनोटोनियस नहीं होनी चाहिए, बोरिंग नहीं होनी चाहिए। आपकी चीज़ें कैसी हो, आपकी चीज़ें ऐसी हो कि पसंद की जाए, सुनने वाला उसको पसंद करे, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रांजिशनल डिवाइसेस का ख्याल रखना है। किस चीज़ का ख्याल रखना है? ट्रांजिशनल डिवाइसेस। अब ट्रांजिशनल डिवाइसेस क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जब आप एक ऐसे को स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ को, तो उसमें लिखते हैं आप हाउएवर, दूसरे में आप लिखते हैं कि फर्दर मोर। देखें एग्जाम्पल्स नीचे मौजूद है, इन एडिशन टू, या फर्दर मोर, या मोर ओवर, या फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, लास्टली, फाइनली। दीज आर द वर्ड्स you need to add in your paragraphs, okay? They are important. Now moving to the third paragraph. Let's say आप थर्ड पैराग्राफ में आ गए, तो अब याद रखें कंट्रास्टिंग व्यूज को डिस्कस करें। फर्स्ट में तो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर दिया। अब जब पॉइंट ऑफ व्यू बयान हो गया, तो क्या यहाँ पर बात खत्म हो गई? ऑब्वियसली नहीं, आपने तो आगे भी कंटिन्यू करना है। तो जो आगे कंटिन्यू करेंगे तो उसमें भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है, कि आप क्या कह रहे हैं। कंट्रास्टिंग व्यूज बयान करें। एक में आपने उसके फेवर में बात की, दूसरे में अब जो पैराग्राफ दूसरा लिख रहे हैं तो उसमें उसके अगेंस्ट जाए, कुछ उसके अपोजिट चीज़ें को भी बयान करें। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को शामिल रखें, साथ साथ उनको बयान करते जाए, ठीक है ना। ऐसे लिखें, डिस्पाइट द फैक्ट वी हैव सेड दिस, तो अब हम ये मेंशन करने जा रहे हैं। सो दीज थिंग्स शुड बी केप्ट इन माइंड, ओके। अच्छा, अब कंक्लूजन की तरफ आ रही है। कंक्लूजन हमारी उसका कंक्लूजन नहीं है, लेकिन समहाउ कंक्लूजन ही है कि हम कंक्लूड कैसे करेंगे आप अपने इस पूरे के पूरे ऐसे के इस पैटर्न को। देखिए, याद रखिए, कंक्लूजन में आपने किस्से कहानियाँ नहीं करनी। फर्स्ट पैरा में, सेकंड में, थर्ड में आपने ये अपनी बातें कर दी। अब आपने इसके अंदर किस्से कहानी नहीं करने। क्या करना है आपने? आपने समराइज करना है। क्या करना है? आपने समराइज करना है किस चीज़ को? अपने टॉपिक को। अपने टॉपिक को समराइज करें, ठीक है। समराइज करने का मतलब होता है चंद मखसूस बातें करनी है। देखिए, रीस्टेट योर वर्ड्स। रीस्टेट का मतलब ये है कि जो अल्फाज आपने ऊपर इस्तेमाल किए उसी कॉन्सेप्ट को हर पैराग्राफ में से एक एक लाइन ले ले, लेकिन अल्फाज चेंज करके लिखें कंक्लूजन में। कंक्लूजन तो आपके माइंड का एक एक इमेज है ना, जो आप शो करना चाह रहे हैं कि असल में मेरा मकसद यही है। और कोशिश करें कि आपका जो कंक्लूजन है वो पॉजिटिव नोट हो, कहीं से नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कंक्लूजन में, ये बताने के लिए कि ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो टू सम अप, ठीक हो गया, या इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दिस, या इन अ नटशेल, या इस तरह करते हैं आई थिंक दैट। अब ये वो वर्ड्स हैं जो आप अगर अपने कंक्लूजन को ख़त्म करने से पहले लिखते हैं तो ये बेहतरीन होते हैं, ये फ़ायदेमंद होते हैं, और ये आपको एप्रिसिएशन अप्रिशिएट किए जाते हैं ये वर्ड्स। तो इन पर अगर आप काम करेंगे तो आई वुड से दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल। आई होप कि ये पूरा का पूरा जो लेक्चर है ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहा हो। थैंक यू वेरी मच, एंड इफ़ देयर इज़ एनीथिंग यू वांट टू नो, यू वांट टू आस्क, you can comment in the box anytime.
Thank you very much. Have a blessed day.